सबसे पहले जी कल के जो विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, वैसे तो ये गुफ्तगू ये बात काफ़ी दिनों से हो रही थी। एक कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद बांग्लादेश से आने वाली सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक थी। ये एक जीता जागता सबूत है कि वो तमाम लोग जो हमारे शो में आके या अदरवाइज़ बात करते हैं कि जी जेन जी बहुत आलसी है, बहुत काहिल है, इनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन ये जेन जी ही है, ये आज के स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने पूरी काया पलट दी और एक डिक्टेटरशिप को, जो कि अगर माना जाए कि जनूबी यानी साउथ एशिया की अगर बात की जाए, जनूबी एशिया की बात की जाए, तो ये लॉन्गेस्ट रनिंग डिक्टेटरशिप थी हसीना वाजिद की, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 15 साल से वो बरसरे इख्तिदार थी। और इस तरह जिस तरह के हर डिक्टेटरशिप में होता है कि आप अपने आप को अक्ल कुल मानते हैं, लोगों के जो जमहूरी हुकूक होते हैं उनको पसपा किया जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि अवाम फिर इन चीज़ों को कबूल नहीं करती। विजुअल्स आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल इसकी अगर टाइमलाइन को देखा जाए कि जून के आखिर में ये सूरत हाल शुरू हुई और ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला मामला, यानी चिटागोंग यूनिवर्सिटी में पहले ये बात होनी शुरू हुई कि क्या वजह है कि जो वॉर वेटरन्स हैं उनके नाम पे आप तकरीबन 30% का आपने उनको कोटा दिया हुआ है जॉब्स का। बेरोज़गारी इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पे है बांग्लादेश में, तो एक तकलीफ़ थी, एक दुख था, जिसमें बात की जाती थी कि आप ये देखें कि आम जो स्टूडेंट है वो अपनी काबिलियत के बावजूद नौकरी तलाश नहीं कर पा रहा, और जहाँ पे हुकूमती जो कहना चाहिए कि पीपल हु हैव टू बी एडमिटेड, उनको अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ देम आर किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट से वो आते हैं, यानी असर रसूख अगर आपका हो तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। 30% का कोटा इनके पास था और बाकी अक़लियतों का कुल मिला के ऐसा लगता था कि 44% जो जॉब्स हैं उस पर एक आम बांग्लादेशी का कोई हक नहीं। यहाँ से ये बात शुरू हुई और उसके बाद मांग ये की गई कि इस कोटे को फौरी तौर पे रिवाइज़ किया जाए, लेकिन इसको दबाने की मुकम्मल कोशिश की गई। जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में आपको बताते चलें कि उन्होंने अपना एक मिलिशिया, एक मिलिटेंट विंग बनाया हुआ था और बाकायदा उनके मिनिस्टर्स की ये गुफ्तगू थी, ये स्टेटमेंट्स थी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए तो हमारा ये BSL ही काफ़ी है और ये इनको निपट लेगा। लेकिन सूरत हाल देखते ही देखते इनके काबू से बाहर निकली। उसको काबू करने के लिए पुलिस की नफरी को लेकर आया गया और 18 जुलाई माना जाता है कि बांग्लादेश की तारीख का सबसे खूनी तरीन दिन था। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक कहते हैं कि 214 लोगों की हलाकतें हुई। आमने सामने अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आए, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि ना सिर्फ इनको ज़ख्मी किया गया, स्ट्रेट इन पे फायर किया गया, बल्कि जो ज़ख्मी अस्पताल में मौजूद थे उनको भी उठाकर ले जाया गया, यानी दे वर पिक्ड अप। और गिरफ्तारियों का नंबर तकरीबन कहा जाता है कि इन चंद रोज़ के अंदर मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं, 9000 से लेकर तकरीबन 12000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कई जो तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते में अगर हम देखते हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गोली मारकर हलाक किया गया और उसके बाद ये आम आदमी की भी आवाज़ बन गया। जो इनिशिएशन वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के तलबा ने किया था, उसके बाद एक आम आदमी ने उससे रेजोनेट करना शुरू किया कि जुल्म अब बहुत हो चुका, ये तख्ता उलटना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और यहाँ तक कि ख़ास तौर पे नौजवान सड़कों पे निकले और आमने सामने जब ये सिलसिला चला तो एक पॉइंट आया कि आपकी यानी बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ये कहना पड़ा कि फ़ौरी तौर पे इसको टर्न अराउंड किया जाए। 30% से कोटा कम करके 5% किया गया, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स थे और वहाँ की आवाम थी सिर्फ़ और सिर्फ इस कोटे के रिवीजन पे मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी मांग अब बढ़ के मुकम्मल रेजिग्नेशन ऑफ हसीना वाजिद पे जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम इस रियासत को, इस हुकूमत को कबूल नहीं करते। ये प्रेशर इतना बढ़ा कि हुकूमत की तरफ से डायरेक्टली इनके पुलिस को और इनकी आर्मी को शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए, यानी कहा गया कि मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। लोग अगर बाहर निकलें तो आपको हक है, आपके पास पूरी खुली छुट्टी है कि आप उनको मौके पर ही हलाक कर दें, उन पे फायरिंग कर दें। ये भी लोगों को रोक नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि जिस तादाद में लोग बाहर निकले, थोड़ी ही देर के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जिन स्टूडेंट लीडर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को बाकायदा 5-6 को, 3 को अस्पताल से अगवा किया गया, वहाँ से उठा लिया गया, कईयों की वैसे गिरफ्तारी हुई, इनको भी ज़दोकोब करके मीडिया के सामने लाया गया
जहाँ पे मीडिया में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये अपनी तमाम मांगों से दस्तबरदार होते हैं। लेकिन इस वक्त तक ये इनकलाबी जो कैफियत थी वो इतनी तूल पकड़ चुकी थी कि लोगों ने पलट कर कहा कि ये इनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट को नहीं मानते। रेजिस्टेंस जारी रही, मूवमेंट जारी रही, और कल हमने देखा कि आर्मी चीफ जो हैं बांग्लादेश के, ही हैड टू टेक रेन्स। उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद की जो हुकूमत है वो ख़त्म होती है। उन्होंने फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उनके लिए एक भारत से हेलीकॉप्टर आया। फौरी तौर पे 45 मिनट के अंदर अंदर शी हैज़ गॉन टू इंडिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों ने इस बात पे खुशियाँ मनाई। कहा जाता है कि इनके स्क्वायर पे जिस तादाद में लोग बाहर निकले हैं उसमें तकरीबन 10 लाख का मजमा कहा जा रहा था उस स्क्वायर पे। और ये आज़ादी के तौर पे 3 अगस्त का दिन आज़ादी के तौर पे याद रखा जाएगा 4 अगस्त को। और ख़ास तौर पे ट्रिब्यूट पेश किया उन्होंने, खिराज तहसीन पेश किया उन तलबा को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है और ख़ास तौर पर इस डिक्टेटरशिप से आज़ादी दिलाई है बांग्लादेश को। आने वाले दिन बांग्लादेश के लिए क्या लेके आएंगे, लेकिन हसीना वाजिद की सियासत मुकम्मल तौर पे उसकी सफ़ को लपेटा जा चुका है। आपको बताते चलें कि कल तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने बरतानिया से पॉलिटिकल असाइलम की रिक्वेस्ट की थी जो अभी तक कबूल नहीं की गई है। फ़िलहाल वो भारत में मौजूद हैं और इंटरिम तौर पर वहाँ की आर्मी ने हुकूमत और रियासती मामलात को संभाला हुआ है। सलाम पेश करते हैं जी वो लोग जो शऊर और जिनका सियासी शऊर और जिनका जमहूरी शऊर इतना बेदार है कि वो अपने हक़ के लिए लड़ना चाहते हैं, उसके लिए खड़े होना चाहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी की शख्सियत के बारे में बात नहीं करी, ये शख्सियत परस्ती नहीं है, ये अपने हुकूक की आगही है, ये अपने हुकूक के ऊपर बात करना है कि किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात अब आगे लेके चलते हैं हम उसमें। ख़ास तौर पे ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, आपको याद रखें जो यानी लोगों ने कहा कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आया था। हसीना वाजिद की हुकूमत ने शुरू में जब ये स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस सामने आ रही थी जून के महीने में और जुलाई के पहले हफ्ते में, इनको रज़ाकार कहा था। अच्छा, रज़ाकार बंगाली कॉन्टेक्स्ट में एक काफ़ी एक डेरोगेटरी टर्म समझा जाता है और ये उन लोगों का हवाला दिया जाता है जो वेस्ट पाकिस्तान प्रो थे या बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त में शायद वो एक यूनाइटेड पाकिस्तान का ख्वाब देखते थे। उनको लगता था कि बांग्लादेश को अलग नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से लेबल किया गया इन नौजवानों को कि ये एंटी स्टेट हैं, ये बांग्लादेश की बेहतरी नहीं चाहते। और इस बात पे लोग मज़ीद भिपर गए जब स्टूडेंट्स में ये शऊर मौजूद था कि भाई हम तो अपने हक़ की बात कर रहे हैं, आप हमें एंटी स्टेट या रियासत के ख़िलाफ़ या मुल्क दुश्मन अनासर कैसे लेबल कर सकते हैं। और ये प्रोपेगेंडा करने की हसीना साहबा की हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इनकी पकड़ धकड़ भी हुई और वैंडलाइज, यानी बाय द वे इनका भी एक स्टेट टेलीविज़न है जिसकी बिल्डिंग में जाके जब तोड़ फोड़ की गई तो इनके मीडिया यानी जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने बाकायदा उसी टूटे फूटे स्टूडियो से, टेलीविज़न स्टेशन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ से आए, उन्होंने कहा देखिए जी ये मुल्क दुश्मन अनासर क्या कर रहे हैं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इंस्टॉलेशंस को ख़राब कर रहे हैं। और कल भी कुछ इमेजेस इसी तरह देखे गए। देखिए मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो कि फ़ादर ऑफ़ द नेशन है, बांग्लादेश की आज़ादी में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था। अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं, सियासत में देखते हैं, वो एक बड़े बाशऊर लीडर थे। लेकिन इसके बावजूद कि वो वालिद हैं हसीना जी के, शी डिड नॉट हैव द सेम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यानी आखिरी जो अभी इलेक्शंस हुए थे जो कहते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ था दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो अनअपोज्ड नहीं थी। यानी बाकी लोगों को, बाकी पॉलिटिकल जमातों को अवामी लीग के सामने खड़े होने का हक़ भी नहीं था। यानी जो अपने आप को अवामी लीग कहते थे वो अवाम से इतने डिस्कनेक्ट हो गए थे। यही वजह है कि कल उनके भारत रवाना हो जाने के बाद बड़े तकलीफ़ दे मनाजिर ये भी थे कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि उनकी निस्बत हसीना जी से थी और वो एक आमिर के तौर पे जानी जाती है, उनका दौर आमिराना दौर समझा जाता है। कल उनके पुतले को, उनके स्टैचू को भी वैंडलाइज़ किया गया। ये मेरे ख़्याल में एक बड़ा कलीदी नुक्ता है और ये तमाम उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो समझते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप आवाम की राय को बदल सकते हैं, उसको सल्ब कर सकते हैं। इंटरनेट का ब्लैकआउट होगा, टेलीकॉम बंद कर देंगे, फायरवॉल्स लगा देंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। जुल्म के ख़िलाफ़ लोग खड़े होते हैं और उसके सामने कोई भी दीवार टिक नहीं पाती।